हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। देश की सियासत में आज से 2024 वाला खेला शुरू हो गया। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो पहली फ्रंट रनर हैं वो आज खुलकर सामने आ गई। ममता बनर्जी ने आज एक टीजर रिलीज किया है। इसमें मोबाइल है, प्लास्टर है और पहली रील ही पॉलिटिकल थ्रिलर है। आज दीदी ने बंगाल में खेला होबे को ऑल इंडिया लेवल पर लॉन्च कर दिया। ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात समेत कई राज्यों में मेगा वर्चुअल रैलियां की, लेकिन भीड़ सिर्फ कोलकाता में ही आई, बाकी जगह फ्लॉप शो रहा। आपने ये मास्टर प्रोजेक्ट सुना होगा, लेकिन आज मोदी विरोधियों के मास्टर प्लास्टर प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताता हूं। इसके 5 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर कोलकाता से शुरू होकर दिल्ली तक जाता है, इसलिए पहले चैप्टर की फाइल सीधे कोलकाता से खोलते हैं और मोदी विरोधियों के 2024 वाले प्रोजेक्ट को एक्सपोज करते हैं। एक हाथ में माइक, दूसरे हाथ में मोबाइल, कभी लेफ्ट तो कभी राइट। मोदी के खिलाफ ममता ने आज एक बिल्कुल नया सियासी प्रयोग किया है। दीदी ने कोलकाता में खड़े होकर बार बार अपना मोबाइल चमकाया, मोबाइल के पीछे कैमरे पर प्लास्टर चिपकाकर जबरदस्त माहौल बनाया और मोदी विरोध का नया नैरेटिव फैलाया। I have done one thing, I am showing you। देखो, हम पूरा इसको प्लास्टर कर दिया। क्या करेगा? फोन लगा के क्या करेगा? कैमरा में पूरा तुल लेता है। हम ऑडियो में भी बात करते हैं तो, फेस टाइम में भी करते हैं तो, वीडियो में भी करते हैं तो, मैं कैमरा का ही पूरा प्लास्टिक प्लास्टर लगा दिया। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी प्लास्टर लगाना चाहिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा, देश को बर्बादी हो जाएगा। ममता बनर्जी के फोन वाले सियासी प्लास्टर में एक या दो नहीं, कई सारे चैप्टर हैं। इसमें ढेर सारे कैरेक्टर हैं और सबसे जरूरी बात यह कि इसमें 2024 वाला सॉलिड फैक्टर है। आपने क्या सोचा था कि आप पेगासस लिया है, आपका पास बहुत मनी पावर है, आपका पास मसल पावर है, इसी के लिए जो भी मर्जी बंगाल को जोर जबरदस्ती से आप कैप्चर करेंगे। लेकिन बंगाल का जनता समझ दिया आपको कि देखो ऐसा नहीं है। बंगाल हर दफे, चाहे आजादी हो चाहे हर तरह मूवमेंट हो, जैसा पंजाब ने लड़ाई किया, बंगाल ने लड़ाई किया, महाराष्ट्र ने लड़ाई किया, हर स्टेट ने लड़ाई किया, ऐसा लड़ाई करने के लिए हम लोग तैयार है। जासूसी की बात तो सिर्फ बहाना है। सच तो यह है कि इस वक्त मोदी विरोधियों के दिमाग में 2024 वाला तराना है। दीदी ने डेट फिक्स कर दी है, इनविटेशन भेज दिया है। मोदी के खिलाफ कौन सा फ्रंट बनेगा, कैसा प्लान बनेगा, सबका खाका अभी से रेडी है। आज बंगाल दिखा दिया। आज हर स्टेट को मैं विनती करने चाहूंगी, हर लीडर लोगों को जाइए, आपको पार्टी को समझाइए, सब एक साथ में काम करने के लिए एक फ्रंट बनाइए और एक फ्रंट से अभी से प्लानिंग कीजिए। आई ऑल्सो वॉन्ट टू मीट द इंपॉर्टेंट अपोजिशन लीडर्स। अगर ये टाइम में शरद जी आप है, आप उधर में चिदम्बरम जी सब वगैरह वगैरह सब है, आप लोग सोच लीजिए। अगर आप लोग एक मीटिंग बुला सकता है तो वी कैन अटेंड 26 हो, 27 हो, 27, 28, 29, ये 3 दिन में अगर आप एक मीटिंग कर सकता है तो हम लोग एटलीस्ट वी कैन सिट टुगेदर, एटलीस्ट वी कैन टॉक। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले कांग्रेस की टाइमलाइन पर डेमोक्रेसी खतरे में है, देश खतरे में है वाली स्क्रिप्ट चिपकाई जाती है और थोड़ी देर बाद दीदी कैमरे पर आकर सेम टू सेम डायलॉग मार देती हैं। आज आप लोगों को कहना चाहिए, आज हम लोग को इकट्ठा होना चाहिए। हमारा क्या सेल्फ इंटरेस्ट है वो हम भूलने चाहते हैं। हमारा इंटरेस्ट है कि है देश को बचाना, है कि इंटरेस्ट है जनता को बचाना, एक ही इंटरेस्ट है हर स्टेट को बचाना, फेडरल स्ट्रक्चर को बचाना। पेगासस हटाओ, देश बचाओ, पेगासस हटाओ, स्पाइंग हटाओ, देश बचाओ। और all the leaders are present there. May I request you, please take strong action in every state. We have to take some
political movement also. कथित जासूसी कांड पर संसद में जो हुआ वो तो पूरे देश ने देखा, मगर सियासी मंच से पैक्सस पर जो पटकथा लिखी जा रही है वो जरा दूजी किस्म की है। दीदी मंच से माहौल बनाती हैं, जासूसी कांड पर बिल्कुल नई कहानी सुनाती हैं और हाई लोडेड वायरस का जिक्र करके मोदी के खिलाफ फॉल्स नैरेटिव फैलाती हैं। कोई मेरे को पूछता है बीजेपी कैसा पार्टी है। मैं तो कहने चाहूंगी कि बीजेपी एक हाई लोडेड वायरस पार्टी है। कोरोना का वायरस अब देखा, इससे बहुत सारे ज्यादा वायरस बीजेपी पार्टी में हैं। दीदी ने जो कहा, जैसा कहा, वो ऐसे ही नहीं कहा। पर्दे के पीछे का सच ये है कि ममता बनर्जी बंगाल में खड़े होकर दिल्ली वाले सपने देख रही हैं। इसका एक सैंपल ममता बनर्जी ने आज खुद दे दिया। कोलकाता के सियासी मंच से दीदी ने टीएमसी के माउथपीस की रीलॉन्चिंग की, हाथ में पहला पन्ना लहराया, मगर पहले पन्ने पर छपी खबर यह नहीं है कि दीदी की फोटो उस पर है। खबर हेडलाइन में छिपी है जिस पर बांग्ला में लिखा था कि इस बार शपथ चलो दिल्ली, यानी कथित जासूसी कांड के बहाने मोदी पर दीदी के सियासी हमले, कुछ और नहीं, अपनी दिल्ली वाली दावेदारी पेश करनी है। एक लाइन में कहें तो बुधवार को दीदी ने जितने डायलॉग्स मारे, जितनी बार सियासी प्लास्टर दिखाए, वो सारे के सारे 2024 को ध्यान में रखकर ही तैयार किए गए थे। सर्वाइलेंस स्टेट करने चाहते हैं आप, इंस्टेड ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट इसको सर्वाइलेंस स्टेट करने चाहते हैं। अगर लोकतंत्र को कोई बचा सकता है तो देश का जनता ने बचा सकता है। अगर लोकतंत्र को बचा सकता है तो वी द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया वी मस्ट कम फॉरवर्ड, वी मस्ट कम टुगेदर, नहीं तो जनता हमको क्षमा नहीं करेंगे। दीदी के तेवर से क्लियर है, वो 2024 तक वेट नहीं करना चाहती। कुछ भी करके वो मोदी के खिलाफ एक नया सियासी तूफान खड़ा करना चाहती हैं। इसीलिए सबको एक मंच पर बुला रही हैं और तो और दुनिया में हुए अलग अलग जासूसी कांड की कहानी भी सुना रही हैं। इसको हमारा जो व्हाइट गेट के लिए स्कैंडल जो हुआ था, वो स्कैंडल से भी एक बड़ा स्कैंडल है। इस स्कैंडल को छोड़ना नहीं, इस स्कैंडल को भूलना नहीं। इस स्कैंडल को अब अगर छोड़ देंगे, शरद पवार आपको छोड़ा, चिदम्बरम जी आपको छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ेंगे। किसका फोन में ऐसा हुआ? हमारा फोन तो हुआ सर। अगर अभिषेक को फोन में हुआ तो हम तो उसका साथ बात करते हैं तो हुआ, पीके का फोन में हुआ तो हम तो उसको साथ बात करते हैं तो पूरा हमारा हुआ। ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ बात करते हैं, उसका भी हुआ। आप लोगों ने भी बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को हुआ। वो तो रंजन गोगोई का केस अब देखा आया, ऐसे हर सारा और केस है। स्पाईगिरी चल रहा है। मिनिस्टारेर फोन पेगासास ढुके গেছে, অফিসারদের ফোন পেগাসাস ক্যাপচার্ড, অল লিডার্স ফোন Pegasus captured, all judges' phone, maximum judges' phone is also captured. Now your Pegasus captured election process, captured judiciary, captured the political party leaders, captured the media houses. क्रोनोलॉजी समझिए। दीदी बंगाल की जमीन से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स करती हैं, नेशनल पॉलिटिक्स के सपने देखती हैं, जासूसी कहकर मोदी को हटाने की बात करती हैं, मगर खुद उन्हीं के घर के भीतर ममता बनर्जी पर फोन टैप कराने के आरोप लग जाते हैं। अरे मेरा फोन तो वो टैप कर रहा है, ममता बनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन मेरा फोन टैप कर रहा है। जब अंदर था तब भी, अभी तो पूरा के पूरा एक बात भी फेस टाइम और व्हाट्सएप के अलावा बोलने का मौका भी नहीं है। अभी तो व्हाट्सएप भी सेफ नहीं बोल रहा है, फेस टाइम के अलावा कुछ नहीं है। सबका फोन ममता बनर्जी, छोटा छोटा लीडर का फोन भी ममता बनर्जी का एडमिनिस्ट्रेशन। हर थाना में चला जाइए, लिस्ट है।
सच्चाई यह है कि इस वक्त सारे मोदी विरोधी एक ही मॉडल पर काम कर रहे हैं। सबका एक ही प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट का नाम है मोदी हटाओ कुर्सी पाओ। 2024 वाले मास्टर प्लास्टर प्रोजेक्ट पर अभी से काम चालू है, मगर सबकी दिक्कत यह है कि एक प्रधान कुर्सी है लेकिन दावेदार कई सारे हैं। राहुल के भी अपने सपने हैं, शरद पवार भी लाइन में हैं। राज्य दर राज्य महागठबंधन करके भी किसी तरह बीजेपी को हटाने की पटकथा लिखी जा रही है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि जासूसी वाले घमासान में मोदी हटाओ कुर्सी पाओ वाले स्क्रिप्ट सिर्फ मोदी के सियासी विरोधी फिट कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस कुछ घंटों का इंतजार कर लीजिए। 22 जुलाई को जंतर मंतर पर एक और एक्सपेरिमेंट होगा। चेहरा और मोहरा दोनों ही किसान होंगे। कृषि बिल के खिलाफ 200 किसानों का प्रदर्शन होगा और इस बात की पूरी संभावना है कि प्रोटेस्ट में कृषि बिल का विरोध पीछे रह जाएगा, पैक्सस आगे हो जाएगा और जासूस वाले डायलॉग्स फिर से सुनाई देंगे। अभी कोई ज्यादा दिन थोड़ा हो गए, 8 ही महीने तो हुए, इसे चलने दो। अभी कम से कम जब इतिहास लिखा जाएगा किस राजा का राज था, कार्यकाल था, तो उसका नाम तो आना चाहिए ना। कब तक चलेगा आप लोगों को? क्या हमें नहीं पता, हम क्या ज्योतिषी हैं, कुछ हमें पता कब तक चलेगा। आंदोलन ठीक चलेगा। हम ये क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको ममता बनर्जी की एक और बात सुननी होगी। सुनिए वो कैसे पैक्सस और मोदी करते करते सीधे किसानों तक पहुंच गई। दीदी ने शायरी भी सुनाई और 22 जुलाई को प्रधानमंत्री के खिलाफ एजेंडा भी पहले ही सेट कर दिया। रोशनी चाँद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत काम से होता है मोदी जी, मन का बात कहने से नहीं। आज भी किसान लोग 7-8 महीने से बैठे हैं, उसको बात सुनने का लिए भी कोई नहीं है। क्यों वो 3 बिल ले आएगा, किसका लिए? धनवान खजाना भरेगा और किसान रोडों का रास्ता का शहीद होगा, इसी के लिए। और 3 बिल आज भी आप लोगों ने विड्रॉ नहीं किया। अभी भी मैंने सुना बहुत सारे बिल आप अमेंडमेंट करने चाहते हैं, बहुत सारे बिल आप ले आने चाहते हैं जिसमें डेमोक्रेसी टोटल बुलडोज हो जाएगा। क्यों ऐसा करते हैं? कुछ समझे आप, इस वक्त देश के भीतर और देश के बाहर 2 अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। पहला प्रोजेक्ट विदेश में लॉन्च हुआ। कथित जासूसी कांड का आरोप लगाया गया। विदेशों में बैठी प्रोपेगेंडा मशीनरी ने हिडन एजेंडे के तहत मोदी की इमेज चिपकाई। राहुल को फोन टैपिंग का विक्टिम बताया, फॉल्स नैरेटिव फैलाया। हर आर्टिकल में, हर वेबसाइट पर इसी खबर को फैलाया। बार बार राहुल का जिक्र आया और इन सबका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, मोदी पर नॉन स्टॉप अटैक करो और राहुल को बिना रुके बिना थके डिफेंड करो। हमारे यहाँ कह रही है तो हमारी बदनामी हो रही है। बदनाम आप खुद हो रहे हो, आप अपनी सरकार को बदनाम करा रहे हो। देश कभी बदनाम नहीं होता, देश कभी बदनाम नहीं होता। देश और सरकार 2 अलग बातें हैं। देश एक तरफ, सरकार दूसरी तरफ। सरकार बदनाम कर रही है और ये आरोप हम सरकार पे लगाते हैं। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी जासूसी क्यों कर रही है? और अगर ये जासूसी कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो ये दंडनीय अपराध है। जो लोग इसमें शामिल हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। और दुनिया में कहीं अगर इस तरह की जासूसी कांड हुए हैं, अमेरिका जैसे देश में जासूसी कांड हुए, वहां पर उस समय के राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा था। एक लाइन में कहें तो सबका एजेंडा क्लियर है, सबकी 2024 पर नजर है, मगर सबसे ज्यादा एक्टिव दीदी हैं। यूपी से लेकर दिल्ली, गुजरात से लेकर असम, तमिलनाडु से लेकर त्रिपुरा तक टीएमसी देश भर में अपने पैर पसारने की फिराक में है। 2024 पर भी काम चालू है और यूपी का प्लान भी रेडी है। और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं यूपी इज द बेस्ट स्टेट इन दिस कंट्री। शर्म नहीं लगता है? कोई शर्म नहीं लगता है? तो अभी आपका टाइम है। जितना दिन आप पोस्ट करोगे इतना दिन ही नष्ट होगा। बात शीशे की तरह साफ है। मोदी के खिलाफ इस मास्टर प्लास्टर प्रोजेक्ट में कई सारे कैरेक्टर्स हैं। दीदी खुद को इसमें फ्रंट रनर बता रही हैं, सबको मंच पर एक साथ इकट्ठा करके बुला रही हैं, वाटर गेट भी समझा रही हैं। पिछले बार 19 लोकसभा चुनाव को पहले ममता बनर्जी ने पहल शुरू की थी। सारे नेताओं को कोलकाता बुलाई भी थी और खाना भी खिलाई थी, साथ में फोटो भी खिंचवाई थी। लेकिन चुनाव जो हुआ उसका नतीजा विपरीत आया। ममता बनर्जी 34 से 22 में आए लोकसभा सीट की। बाकी लोगों का, कई लोगों का एंट्री नहीं हुआ।
कई पार्टी तो खत्म ही हो गई है, आज लोकसभा में उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है। इसलिए जनता जो मोदी जी के साथ है, मोदी जी का जो विकास यात्रा चल रहा है उसके साथ है। जिन लोगों ने अपना प्रदेश में कुछ नहीं कर पाए वो देश में क्या करेंगे। लेकिन इस सियासी प्रोजेक्ट का फ्यूचर ब्राइट नहीं दिख रहा। जिस तरह विदेशी मीडिया का फॉल्स नैरेटिव पर आधारित कथित जासूसी कांड फ्लॉप हुआ, कहीं उसी तरह 2024 में पीएम की कुर्सी के सपने देख रहे मोदी विरोधियों की सियासत भी ना पंक्चर हो जाए। बात अब पंजाब की। सिद्धू माफी नहीं मांगेंगे लेकिन कैप्टन को एक चिट्ठी भेजेंगे। कुछ देर पहले सिद्धू ने कैप्टन को चिट्ठी भेज भी दी है। अब पंजाब का अगला डी डे 2 दिन बाद यानी कि शुक्रवार को है। सिद्धू ने दावत पर कैप्टन को बुलाया है। उसी दिन सिद्धू की ताजपोशी होगी और दिल्ली में आलाकमान चाहता है कि यह ताजपोशी कैप्टन खुद कराएं। लेकिन कैप्टन का गेम प्लान 23 जुलाई से आगे का है, क्योंकि सिद्धू ने आज जो अमृतसर में किया इसका करारा जवाब कैप्टन ने सोच लिया है। सिद्धू ने क्या किया यह हम आपको बता देते हैं और कैप्टन क्या करने वाले हैं वो भी आपको इस रिपोर्ट में समझा देते हैं। सत्ता के कैप्टन को संगठन के कप्तान का ओपन चैलेंज। पवित्र स्वर्ण मंदिर में नवजोत सिंह सिद्धू का खुला शक्ति प्रदर्शन। सिख सियासत को यहां से बड़ी ऑक्सीजन मिलती है। पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष घोषित होने के बाद सिद्धू को पंख लगे हैं, इसलिए कैप्टन के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन के लिए सिद्धू ने स्वर्ण मंदिर को चुना। अमृतसर से ही विधायक सिद्धू जब पहुंचे तो उन्होंने अपने समर्थकों के साथ हरमंदिर साहब में मत्था टेकने का प्लान बनाया। बताने की जरूरत नहीं कि ये सिख सियासत का भी बड़ा गढ़ है। आज जो कुछ बड़े नाम इस भीड़ में सिद्धू के अगल बगल थे उन्हें जान लीजिए। ये वो नाम हैं जो सिद्धू के अध्यक्ष बनने के बाद कैप्टन खेमा छोड़कर इधर आए हैं। इनमें से कैप्टन की कैबिनेट के ग्रामीण विकास मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, राजस्व मंत्री सुखविंदर सिंह सरकारिया, तकनीकी शिक्षा मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। बतौर प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को आलाकमान की हरी झंडी मिलने के बाद इन 4 कैबिनेट मंत्रियों ने सिद्धू को पांव जमाने में पूरी मदद की है। इनके अलावा सीएम के ओएसडी और कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए संगत सिंह गिलजियान, सीएम के एक और ओएसडी और विधायक इंद्रवीर सिंह बुलारिया, विधायक देवेंद्र सिंह घोबाया, दलित विधायक राजकुमार वेरका जिन्हें डिप्टी सीएम बनने की उम्मीद थी, विधायक हरमिंदर सिंह गिल, विधायक सुरेंद्र डावर, विधायक गुरप्रीत सिंह बस्सी। हालांकि सिद्धू खेमे ने ऐलान किया कि अब 80 में से 60 विधायक उनके साथ हैं। बड़बोले सिद्धू का दावा भले ही 60 विधायकों का हो, मगर जानकारों का कहना है कि ये संख्या 40-45 ही है। इनके अलावा जिला अध्यक्ष, निगम और बोर्डों के चेयरमैन भी सिद्धू के साथ स्वर्ण मंदिर गए थे। सिद्धू स्वर्ण मंदिर तक ही नहीं रुके, वो अमृतसर के मशहूर दुर्गियाना मंदिर भी गए। पंजाब के हिंदुओं की इस मंदिर में जबरदस्त आस्था है। जिथे गोल्डन टेंपल विखे सरमस्तक होए है, आज लक्ष्मी नारायण मंदिर दुर्गियाना तीरथ की धरती इत्थे आज उन्होंने आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लैके अरदास की है सरबत के भले के लिए और सरबत के भले वास्ते मानवता की सेवा का इन्होंने टीचा उठाया है। ये बुलंदी ते आवाज़, ये पंजाबियों की आवाज़ बुलंदी के उपर पहुंचे। ये आवाज़ ये तुहाडी बन के ये पंजाब के अंदर पूरे देश के अंदर गूंजे। आज अरदास की है, बेनती की है, ये बेनती स्वीकार होगी। जय श्री राम। एक लाइन बोलांगा। बाहर माता दी जोत दे उत्ते खड़ के उस जोत नाल एक होके अरदास कीती है कि पंजाब दे कल्याण च मेरा कल्याण निहित कर। दरअसल आलाकमान ने सिद्धू की पीठ पर हाथ क्या रखा, पंजाब कांग्रेस में सीधा संदेश किया, फॉल इन द लाइन। जो कैप्टन और सिद्धू को लेकर दुविधा में थे वो सीधा सिद्धू के पास आ गए और जो बचे वो कैप्टन के लॉयलिस्ट हैं या फिर वक्त के इंतजार में ये साफ होना अभी बाकी है। इससे पहले कैप्टन की चुप्पी को भी तूफान से पहले की खामोशी के तौर पर देखा जा रहा है। पिक्चर तब क्लियर होगी जब सिद्धू अध्यक्ष पद का जिम्मेदारी संभालेंगे। कल चंडीगढ़ से अमृतसर निकलते हुए पूरे रास्ते जिस तरह सिद्धू का स्वागत हुआ, सिद्धू उसी से गदगद थे।
ट्विटर पर नारा दिया, पंजाब के लोगों के लिए बदलाव की हवा। अब सवाल यह है, यह बदलाव कैप्टन को कितना मंजूर होगा? कैप्टन सरेंडर करेंगे या कांग्रेस तोड़ेंगे? कांग्रेस में महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक ऐसी नजीर कई है, मगर सवाल कैप्टन अमरिंदर की ढलती उम्र का भी है। यही वजह है कि कैप्टन का जहाज अचानक खाली दिखने लगा है। अध्यक्ष बनने से पहले सिद्धू के खेमे में महज 15 विधायक थे। कैप्टन के खेमे में 45 बताए जाते थे। 20 ऐसे थे जो कैप्टन से खफा थे, मगर सिद्धू के साथ भी नहीं थे। अध्यक्ष बनने के बाद सिद्धू के साथ ही 45 विधायक दिख रहे हैं। बचे हुए 20 कैप्टन के साथ माने जा सकते हैं, मगर इनमें अभी भी 15 असमंजस में माने जा रहे हैं। लेकिन इसे ही क्या सिद्धू की जीत मान लिया जाए? दिल्ली से प्रदेश प्रमुखी का परवाना रिलीज होने के बाद कैप्टन और सिद्धू की मुलाकात नहीं हुई। सिद्धू सबसे मिले, मगर उन्हें मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने का मौका अब तक नहीं मिला। सवाल यह है कि आलाकमान ने कौन सा फार्मूला तलाशा? सिद्धू तो प्रदेश अध्यक्ष बन गए, मगर पंजाब कांग्रेस में सुलह का सबेरा नहीं हुआ। इस बीच सिद्धू खेमे की ओर से साफ कर दिया गया है कि कैप्टन सिद्धू से तब तक नहीं मिलेंगे जब तक सिद्धू सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगते। पंजाब सीएम के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने ट्वीट किया, जिससे इस पूरे मामले में नया ट्विस्ट आ गया। ठुकराल ने कहा, सिद्धू ने कैप्टन से मिलने का समय नहीं मांगा है। रुख में कोई बदलाव नहीं है। कैप्टन सिद्धू से तब तक नहीं मिलेंगे जब तक सिद्धू सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर किए गए व्यक्तिगत अपमानजनक हमलों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते। कुछ यही बात कैप्टन कैबिनेट में नंबर 2 मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने प्रेस नोट जारी करके अपने अंदाज में कही। मोहिंद्रा ने जो बातें कही हैं, उन्हें मुख्तसर अंदाज में सुन लीजिए। नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के हाईकमांड के फैसले का स्वागत है, मगर मैं उनसे तब तक नहीं मिलूंगा जब तक वो मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से मिलकर अपने मसले सुलझा नहीं लेते। अमरिंदर सिंह कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं और मैं उनका अनुसरण करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है, इसलिए मैं तब तक उनसे मिलने से परहेज करूंगा जब तक मसले सुलझ नहीं जाते। मगर नवजोत सिद्धू तो गांधी परिवार का समर्थन मिलने के बाद हवा के घोड़े पर सवार है। वो किसी भी हाल में कैप्टन अमरिंदर सिंह से माफी मांगने को तैयार नहीं। दोनों पटियाले के रहने वाले हैं, दोनों ही जट सिख हैं, दोनों के बीच उम्र के लिहाज से चाचा भतीजे का रिश्ता बनता है, मगर रिश्ता सुधरता दिखता नहीं, झगड़ा बढ़ता दिख रहा है। कैप्टन साहब से रिक्वेस्ट की है, कैप्टन साहब महाराजा हैं, बहुत बड़ा दिल रखते हैं, तो जो उन्होंने प्रताप बाजवा जी को माफ़ कर दिया, जो 4.5 साल से कांग्रेस को कोस रहे थे, निकम्मी सरकार कह रहे थे, चिट्ठियां लिख रहे थे, पर 45 दिन का नोटिस भी दिया था, और उन सब को जो खैरा साहब ने जो बहुत गलत बातें की थी उनके बारे भी, और वो दूसरी लेडी के बारे में बहुत गलत बातें हुई, कैप्टन साहब ने उन सबको माफ़ कर दिया। बहुत बड़ा दिल रखते हैं। तो कांग्रेस के भले के लिए कैप्टन साहब को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप इनके ट्वीट भी भूल जाइए। और अगर माफी मांगने की ही बात है तो फिर अमरिंदर को पंजाब की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इस वक्त हमें काम करने की जरूरत है। इन सब बातों से कोई फायदा नहीं होने वाला है और इससे कुछ नहीं निकलेगा। हम सबको मिलकर काम करना होगा। जिसका काम एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है वो एडमिनिस्ट्रेशन संभाले, और जिसका काम राजनीति करना है वो राजनीतिक फैसले ले। हमें मेहनत करनी होगी, क्योंकि चुनाव जीतना इतना आसान नहीं होने वाला। हमें मेहनत करने की जरूरत है। दरअसल सिद्धू एक लिखी हुई स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। ये स्क्रिप्ट कहां से आ रही है बताने की जरूरत नहीं है। दुर्गियाना मंदिर में हिंदू दलित राजकुमार वेरका उनके साथ साथ थे। आलाकमान की बनाई 3 मेंबर कमेटी के सामने यह सुझाव आया था कि दलित वोटर 32% हैं, उन्हें अपनी ओर करने की जरूरत है, जबकि अकाली दल ने पहले ही बीएसपी से समझौता करके इन वोटों पर दावा ठोक दिया है। बहरहाल कांग्रेस आलाकमान कैप्टन की चुप्पी से सख्ते में है। खबर है कि सोनिया गांधी ने सिद्धू और अमरिंदर सिंह दोनों को दिल्ली बुलाया है। दोनों को आमने सामने बिठाकर बात करनी है, मगर जो माहौल है और सिद्धू का जो बड़बोलापन है, उसमें क्या ये संभव है? बड़ा सवाल ये है। मुंबई में पिछले 2 दिनों से इस बात की चर्चा है कि
कि जिस बिजनेसमैन के पास 2,900 करोड़ की दौलत हो, वो 2 लाख 3 लाख रुपए के लिए डर्टी पिक्चर क्यों बना रहा था। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के बारे में मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच कहती है कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं, व्हाट्सएप चैट सामने आ चुकी हैं, बैंक डिटेल्स मिली हैं। राज कुंद्रा के ऑफिस से एक सर्वर मिलने की भी बात कही जा रही है, लेकिन इस केस का मोटिव अभी तक समझ में नहीं आ रहा। इस केस में अब तक क्या क्या मालूम हुआ है और जांच किस ओर मुड़ रही है, इस रिपोर्ट में समझिए। डर्टी पिक्चर से रोजाना 3 लाख की कमाई, पोर्न फिल्में दिखाकर 26 लाख रुपए बनाए। राज कुंद्रा के पोर्न फिल्म रैकेट पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। राज कुंद्रा ने डर्टी फिल्मों को पैसे छापने वाली मशीन में कन्वर्ट कर दिया था। बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल्स और व्हाट्सएप चैट से राज कुंद्रा के सारे राज बाहर आ रहे हैं। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के पास कुंद्रा के खिलाफ सबूतों का अंबार इकट्ठा हो रहा है। राज कुंद्रा व्हाट्सएप पर कैसी कैसी बातें करता था, हम डिटेल में दिखाएंगे, मगर सबसे पहले गंदी फिल्मों से कुंद्रा की कमाई की बात बताते हैं। राज कुंद्रा के बैंक अकाउंट के एक एक डिटेल्स को मुंबई पुलिस बड़े गौर से देख रही है। किस खाते से पैसा आया, किस खाते में पैसा गया, ट्रांजैक्शन नंबर के साथ इसे मैच किया जा रहा है। गंदी फिल्मों से हुई कमाई के कुछ डिटेल्स हमारे पास भी हैं। पोर्न फिल्मों से कुंद्रा कितना कमाता था, इसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। 22 दिसंबर 2020 को कुंद्रा के खाते में हॉट हिट के अकाउंट से 3 लाख रुपए आए। 25 दिसंबर 2020 को हॉट हिट के अकाउंट से कुंद्रा के खाते में 1 लाख रुपए ट्रांसफर हुए। अगले ही दिन यानी 26 दिसंबर 2020 को हॉट हिट के खाते से कुंद्रा को 10 लाख रुपए मिले। 2 दिन बाद यानी 28 दिसंबर को कुंद्रा के खाते में हॉट हिट से 50,000 रुपए आए। 3 जनवरी 2021 को राज कुंद्रा को 2,05,000 रुपए मिले। 10 जनवरी को कुंद्रा के अकाउंट में हॉट हिट के अकाउंट से 3 लाख रुपए क्रेडिट हुए। 13 जनवरी को राज कुंद्रा के खाते में 2 लाख रुपए आए। यह पैसा भी हॉट हिट के अकाउंट से आया। 20 जनवरी को हॉट हिट के अकाउंट से 1 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर हुए। 23 जनवरी को हॉट हिट के खाते से 95,000 रुपए मिले। 3 फरवरी को राज कुंद्रा के खाते से हॉट हिट के अकाउंट से 2,70,000 रुपए आए। फरवरी के महीने में जब क्राइम ब्रांच ने इस पूरे गोरख धंधे का खुलासा किया था, तब हॉट हिट नाम के एक ऐप के बारे में पता चला था। उस वक्त क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली थी कि जो वीडियो बन रहा है वो हॉट हिट पे डाला जाता है। हॉट हिट के अकाउंट्स जब तलाशने शुरू किए क्राइम ब्रांच ने, तो पता चला कि रोजाना लाखों की आमदनी इस अश्लील वीडियो को लोगों के सामने परोसकर हासिल की जा रही है। कई सारे अकाउंट डिटेल्स सिलसिलेवार ढंग से क्राइम ब्रांच के हाथ लगे, जिसमें रोजाना कभी 1 लाख, कभी 10 लाख, कभी 2 लाख इतने पैसों की कमाई हो रही थी। यही वजह है कि राज कुंद्रा लगातार इस बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। राज कुंद्रा ने जब इस बिजनेस को 1 से 1.5 साल पहले शुरू किया था, तब उसकी रोजाना कमाई 2 से 3 लाख थी, लेकिन बाद के दिनों में यह बढ़कर 5 से 6 लाख हो गई थी। मुंबई पुलिस के मुताबिक हॉट शॉट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पोर्न मूवीज डालने से राज कुंद्रा को यह कमाई हो रही थी। अभी सिर्फ एक अकाउंट के डिटेल्स सामने आए हैं। राज कुंद्रा के पास ऐसे कितने अकाउंट्स हैं और उनमें कितना पैसा आ रहा था, मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम बहुत बारीकी से इस पर काम कर रही है। 790 राज कुंद्रा के बैंक अकाउंट के आखिरी 3 नंबर्स हैं। पूरा बैंक अकाउंट हम आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन इसी अकाउंट में राज कुंद्रा के गोरख धंधे का पैसा जमा होता था। लेकिन इस अकाउंट के ट्रांजैक्शन डिटेल पर अगर आप नजर डालेंगे तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। इस अकाउंट में 3 लाख आ रहे हो या फिर 10 लाख, लेकिन इस अकाउंट में बचता 20 लाख के आसपास ही था। साफ है कि राज कुंद्रा इस अकाउंट से पैसे कहीं और भी ट्रांसफर कर रहा था। राज कुंद्रा के कितने अकाउंट्स हैं और वो एक वीडियो कितने OTT प्लेटफॉर्म्स पर डालता था, अब इस बात की जांच पुलिस कर रही है। अब राज कुंद्रा के पोर्न नेटवर्क का पूरा मकड़जाल समझते हैं।
हॉट शॉट ऐप राज कुंद्रा की कंपनी आर्म्स प्राइवेट मीडिया ने बनाया। यह ऐप बिल्ड एंड ट्रांसफर पॉलिसी के तहत बनाया गया। इस ऐप को वियान नाम की कंपनी को बेचा गया। यह भी राज कुंद्रा की ही कंपनी थी। वियान ही पोर्न फिल्में शूट कराती थी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपलोड करती थी। दिखाने के लिए राज कुंद्रा ने आर्म्स प्राइम मीडिया से भी रिजाइन दे दिया था और वियान को अपने बहनोई प्रदीप बख्शी की लंदन में रजिस्टर्ड कंपनी कैनरिन को $25,000 में बेच दिया था। राज कुंद्रा ने पेपर पर कंपनियों का सौदा दिसंबर 2019 में ही कर दिया था, लेकिन हकीकत में राज कुंद्रा ही इन सभी कंपनियों को कंट्रोल कर रहा था। राज कुंद्रा ने एच अकाउंट्स नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था। इस ग्रुप पर 11 अक्टूबर 2020 की चैट देखिए। इस पर भी वीडियो से हो रही कमाई का ब्यौरा है। 11 अक्टूबर को टोटल ऑर्डर आए 2139। इस दिन टोटल सेल हुई 6,37,932 रुपए। 1 से 11 अक्टूबर तक की कुल सेल 34,20,387 रुपए। लाइव रेवेन्यू 1,85,859 रुपए। मूवी सेल से 4,52,073 रुपए की कमाई। कमाई के ये डिटेल्स मिलने पर प्रदीप बख्शी और राज कुंद्रा दोनों उस पर लाइक वाली इमोजी लगाते हैं। ऐसी एक चैट 19 अक्टूबर की है। ग्रुप में हॉट शॉट के नाम से दर्ज एक मेंबर ने उस दिन के कारोबार का पूरा ब्यौरा रखा। उस दिन टोटल ऑर्डर आए 658। इससे 2,14,546 रुपए मिले। 1 तारीख से 19 तारीख तक एक वीडियो क्लिप से 55,60,667 रुपए मिले। जिसके बाद प्रदीप बख्शी ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास लाइव शो का भी आंकड़ा है? राज कुंद्रा ने कहा कि हां जरूर, लाइव रेवेन्यू के आंकड़े दो। फिर प्रदीप बख्शी ने पूछा कि हमारे रजिस्टर्ड यूजर्स का आंकड़ा क्या है? हॉट शॉट के नाम से रजिस्टर्ड मेंबर ने कहा कि आंकड़ा करीब 20 लाख है। राज कुंद्रा ने बड़े ही शातिराना तरीके से दिसंबर 2019 में ही खुद को वियान से अलग कर लिया था, लेकिन व्हाट्सएप चैट से क्लियर है कि पोर्न फिल्मों के बिजनेस का पूरा हिसाब किताब वही संभाल रहा था। क्राइम ब्रांच ने हॉट हिट और दूसरे जितने भी एप्स जो राज कुंद्रा ऑपरेट कर रहा था उनसे जुड़े अकाउंट्स को सीज किया है, फ्रीज किया है। 7.5 करोड़ रुपए अभी क्राइम ब्रांच ने फ्रीज किए हैं। और कितने पैसे इस गोरख धंधे से कमाए गए हैं और कहां-कहां इन्वेस्ट किए गए हैं, इसकी जानकारी फिलहाल क्राइम ब्रांच राज कुंद्रा से जुटा रहा है। राज कुंद्रा 23 जुलाई तक क्राइम ब्रांच की कस्टडी में है और उससे कई कड़े सवालों के जवाब देने होंगे। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के मुताबिक पोर्न फिल्मों की शूटिंग मुंबई के मड आइलैंड में बने बंगलों में की जाती थी, जिनको भोजपुरी और मराठी फिल्मों की शूटिंग के नाम पर किराए पर लिया जाता था। राज कुंद्रा ने फिल्में शूट करने का काम अपने एक्स पीए उमेश कामत और अभिनेत्री गहना वशिष्ठ को दे रखा था, जबकि विदेश में उसे बेचने का काम कैनरिन का प्रदीप बख्शी करता था। शूटिंग के बाद एडल्ट कंटेंट वाले वीडियो वी ट्रांसफर के जरिए ब्रिटेन में रजिस्टर्ड कंपनी कैनरिन को भेजे जाते थे। वहां पर इन्हें ऐप और ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म के जरिए बेचा जाता था। ये कैनरिन कंपनी के ओनर जो है ये राज कुंद्रा इनके ब्रदर इन लॉ ही है और इस कैनरिन कंपनी का ऐप है जो कि हॉट शॉट्स इस नाम से चलता था। इस हॉट शॉट्स पे ये जो भी कंटेंट क्रिएट किया जाता था, ये कंटेंट राज कुंद्रा और कैनरिन की कंपनी खरीदती थी और उसको पब्लिश करती थी हॉट शॉट्स नाम के ऐप के जरिए। पुलिस कहती है कि उसके पास पूरे नेटवर्क के सबूत हैं, मगर राज कुंद्रा के साथ काम करने वाली अभिनेत्री गहना वशिष्ठ का दावा है कि एक भी वीडियो पोर्न नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि कोई भी पॉर्न नहीं बना रहा है। नॉर्मल वीडियोस थे, नॉर्मल एरोटिका था। मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पहले उन वीडियोस को देखा जाए, बिना देखे डिसाइड ना किया जाए कि वो पॉर्न है या क्या है। एंड कोई भी वीडियो, नॉट इवन अ सिंगल वीडियो पॉर्न की कैटेगरी में आता है। जून 2020 में एप्पल प्ले स्टोर ने हॉट शॉट को हटा दिया तो सारा बिजनेस गूगल प्ले स्टोर पर शिफ्ट हो गया। नवंबर 2020 में गूगल प्ले स्टोर ने भी हॉट शॉट को हटा दिया तो कुंद्रा ने प्लान बी ऑन कर दिया। राज कुंद्रा और प्रदीप बख्शी की ये व्हाट्सएप चैट 18 नवंबर की है। प्रदीप बख्शी जब कुंद्रा को गूगल प्ले स्टोर के ईमेल के बारे में बताता है तो राज कुंद्रा प्लान बी शुरू करने की बात बताता है और कहता है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा 2-3 हफ्ते लगेंगे और नया ऐप एप्पल और एंड्रॉयड पर चालू हो जाएगा।
हॉट शॉट का डिजिटल मार्केटिंग हेड रॉब राज कुंद्रा से पूछता है कि क्या तब तक सभी बोल्ड फिल्मों को डीएक्टिवेट कर दें और प्ले स्टोर पर फिर से अपील करें। राज कुंद्रा की एक और चैट 10 नवंबर की है। ये चैट उमेश कामत के साथ है। उमेश कामत राज कुंद्रा से कहता है कि अच्छा है तुमने बीएफ यानी बॉली फ्रेम तैयार कर रखा था। राज कुंद्रा ने उमेश कामत को कहा कि जब मैं ऑफिस में रहूंगा तब बात करते हैं, तब तक बॉली फ्रेम। इस बीच हॉट शॉट को फिर से चलाने की कोशिश करते हैं। राज कुंद्रा उमेश कामत से एक्सट्रीम बोल्ड कंटेंट हटाने को कहता है। इसी चैट में वो बताता है कि उनका लाइव अच्छा चल रहा है। इसी दिन के चैट में राज कुंद्रा मूवी रेवेन्यू सिर्फ 15 से 20 हजार रहने की जानकारी देता है, जिस पर उमेश कामत कहता है कि फ्यूचर तो लाइव कंटेंट में ही है क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग की परमिशन नहीं है। ऐसे में पुराने कंटेंट को जल्दी बेचकर 50 लाख की भरपाई करो। राज कुंद्रा के अश्लील फिल्मों के गोरख धंधे का एक एक चिट्ठा खुलकर अब सामने आ रहा है। राज कुंद्रा और उमेश कामत का एक नया व्हाट्सएप चैट सामने आया है जिसमें राज कुंद्रा प्लान बी के बारे में बात कर रहा है। राज कुंद्रा कह रहा है कि उसने बॉली फेम नाम का एक नया प्लान बी तैयार कर रखा है। इस चैट से पता चलता है कि राज कुंद्रा को इस बात का इल्म था कि जो कंटेंट वो इंटरनेट पे डाल रहा है, लोगों को परोस रहा है, वो आज न कल सुरक्षा एजेंसियों के, दूसरी एजेंसियों के निशाने पर आएगा। वो कानून तोड़ रहा है, इस बात का इल्म भी राज कुंद्रा को था। यही वजह है कि जैसे ही गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ने हॉट शॉट को टेक डाउन किया, राज कुंद्रा ने अपने लोगों को बताया कि उसने प्लान बी तैयार कर रखा है। 2 से 3 हफ्ते में प्लान बी आ जाएगा और उस पर फिर वो कंटेंट डालना शुरू करेगा और तब तक हॉट शॉट को जिंदा रखने की कोशिश करें। मुंबई में राज कुंद्रा की पहचान शिल्पा शेट्टी से है। आईपीएल सर्किल में भी लोग शिल्पा की वजह से ही राज कुंद्रा को जानते हैं। मुंबई पुलिस इस केस के एक एक किरदार का रोल चेक कर रही है, मगर क्राइम ब्रांच को अब तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे इस रैकेट में शिल्पा के इन्वॉल्व होने का पता चलता हो। अभी तक कोई एक्टिव रोल नहीं पाया है, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। अभी तक कोई एक्टिव रोल नहीं पाया है, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। कुंद्रा के पॉर्न रैकेट में शिल्पा को अभी के लिए क्लीन चिट भले ही मिल गई है, लेकिन शिल्पा की ब्रांड वैल्यू पर इसका बुरा असर पड़ा है। पुलिस के साथ पूछताछ के दौरान राज कुंद्रा ने ये बताया है कि शिल्पा शेट्टी को राज कुंद्रा के इस बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। साथ ही पुलिस ने भी यही बताया कि शिल्पा शेट्टी का अब तक कोई लिंक राज के इस बिजनेस के साथ नजर नहीं आया है। हालांकि जांच अभी तक जारी है। बावजूद इसके शिल्पा शेट्टी के ब्रांड वैल्यू पर जरूर असर पड़ रहा है। टीवी पर आने वाला शो सुपर डांसर की वो बहुत सालों से जज हैं, लेकिन इस मामले के बाद वो शूट रिज्यूम नहीं कर पाई हैं। उनकी जगह पर करिश्मा कपूर को गेस्ट जज के तौर पर रखा गया है। साथ ही 12 साल के बाद करीब शिल्पा शेट्टी ने फिल्मों में वापसी की है। हंगामा 2 उनकी फिल्म आने वाली है। साथ ही अगले 2 साल तक उनके जो डेट्स हैं वो फिल्मों के लिए बुक हैं। अब जाहिर सी बात है कि इन सभी चीज़ों पर इस विवाद का असर जरूर पड़ेगा। राज कुंद्रा 23 जुलाई तक क्राइम ब्रांच की कस्टडी में है। अगले 2 दिनों में मुंबई पुलिस इस रैकेट के हर एक राज को बेपर्दा करने की कोशिश कर रही है। कुछ राज फाश हो गए हैं और कुछ अभी बाकी हैं। ब्रेक के बाद देखिए कल जंतर मंतर पर क्या होगा। मोदी विरोध का नया जंतर क्या है, पूरी डिटेल एक ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।